नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मैं लेकर आया हूँ आज के वीडियो में 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, हम हर लेक्चर में करंट अफेयर्स कवर करते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो उसी क्रम में हम आज भी 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि सभी क्षेत्रों से जुड़े होंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, भारत के आंतरिक मुद्दे, खेल से जुड़ी हुई खबरें और भी बहुत कुछ जो होगा इस लेक्चर में कवर होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, वाराणसी में गंगा घाटों पर दीप दिवाली उत्सव का उद्घाटन कौन करेगा। हाल ही में अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे बहुत सारा ये चल रहा था कि वाराणसी में दीप गंगा घाटों पर दीप दिवाली उत्सव मनाया गया है। तो आपको ये बताना है कि वाराणसी में गंगा घाटों पर जो दीप दिवाली उत्सव मनाया गया उसका उद्घाटन कौन ने किया। पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या प्रकाश जावड़ेकर। तो आप जो भी आपको आंसर लग रहा है, इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। इनके बारे में बताएं तो वाराणसी प्रयागराज जो राजमार्ग है, इस परियोजना का शुभारंभ करने के लिए 30 नवंबर को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाएंगे और जाने वाले थे, और वे गंगा घाटों पर दीप दिवाली उत्सव का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि हाल ही में कल के ही दिन हुआ है। और वे सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर, ये सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में ही आ जाता है, तो यहाँ के जो पुरातात्विक स्थल हैं वहाँ पर साउंड एवं लाइट शो भी देखेंगे, जिसका उन्होंने ही नवंबर की शुरुआत में उद्घाटन किया था। तो ये कुछ प्रमुख जो है उनके कार्यक्रम, उनका यहाँ पे लेखा जोखा दिया हुआ है कि वाराणसी में प्रयागराज राजमार्ग जो है उसका भी उद्घाटन है, शुभारंभ करने के लिए गए हुए हैं। तो उसी के साथ साथ दीप दिवाली उत्सव भी मनाया जा रहा है गंगा घाटों पर, और वो सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर साउंड एवं लाइट शो भी देखने जाएंगे, जिसका ही उन्होंने ही उसका जो है उद्घाटन किया था। तो ये आपका एक प्रश्न में हमने 3 प्रश्न निकाल लिए। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है आपका, 30 नवंबर को 8 देशों की शंघाई सहयोग संगठन की सरकारी परिषद की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अब ये बताना है, एक होता है मेजबान, एक होता है मेहमान, होस्ट और गेस्ट। मतलब जो किसी को बुलाता है वो होता है मेजबान, और जो कोई जाता है किसी के यहाँ वो होता है मेहमान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 30 नवंबर को 8 देशों की शंघाई सहयोग संगठन की सरकारी परिषद की बैठक की मेजबानी कौन सा देश जो है करने वाला है। इजराइल, तुर्की, यमन या भारत। तो इसका सही उत्तर है कि इसकी मेजबानी करी है भारत ने। इसके बारे में बात करूं तो भारत 30 नवंबर को 8 देशों की शंघाई सहयोग संगठन की सरकारी परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा, और पहली बार 2017 में संगठन की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित की जाएगी। तो भारत इस जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसका जो एक सदस्य बना है वो 2017 में बना है, और उसके बाद भारत पहली बार जो है इस तरह की जो अध्यक्षता है इसकी कर रहा है, और साथ साथ ऐसा सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति जो हमारे वेंकैया नायडू हैं वो करेंगे। तो आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर कि नवंबर 2020 में उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकरण धिगावर बांदीकुई खंड पर पहली ट्रेन किसने रवाना की। ये जो आपका उत्तर पश्चिम रेलवे है, उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो आपका मैंने मुख्यालय कल भी बताया था आपको, जयपुर में आता है। तो नवंबर 2020 में उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकरण जो इलेक्ट्रिक लाइन लगाई गई है धिघावर बांदीकुंड खंड पर, उसकी पहली ट्रेन कौन रवाना कर रहा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह। इसमें जो भी आपको लग रहा है वो आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है पीयूष गोयल, क्योंकि वो हमारे रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नवंबर 2020 में उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकरण धिघावर बांदीकुई खंड पर पहली ट्रेन रवाना की, और ये खंड जब जयपुर के माध्यम से दिल्ली अजमेर मार्ग पर स्थित है, और जहां विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बारे में बताऊं तो पिछले 5 वर्षों में यहाँ 1433 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, जो पहले सिर्फ 0 किलोमीटर था। तो मतलब पिछले 5 सालों में ही यहाँ पे विद्युतीकरण हुआ है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहाँ के लोगों को जो है एक संचार का माध्यम मिलेगा, आपस में लोग जुड़ेंगे, सभी तरीके से वहाँ का विकास होगा। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न जो है ये काफ़ी
ज़रूरी है और ये हाल ही के दिनों का है और ये पर्व के ऊपर है कि गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व नवंबर 2020 में किस दिन मनाया गया। ये आपको बताना है कि गुरु नानक जयंती अभी हाल ही में इस वर्ष जो मनाई गई है वो किस दिन मनाई गई है, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर या 30 नवंबर। जो भी आपको सही लग रहा है आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व नवंबर 2020 में किस दिन मनाया गया, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर या 30 नवंबर। इसका सही उत्तर है 30 नवंबर, क्योंकि गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व 30 नवंबर 2020 को भारत और दुनिया भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। और ये पहले सिख गुरु, जैसे सिखों में 10 गुरु हुए, उसके बाद तो 10 गुरुओं के बाद जो है आपका जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को वो गुरु मानते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले गुरु हुए उनके गुरु नानक हुए, गुरु अंगद, अमरदास, ऐसे आपके 10 गुरु हुए हैं। जो आखिरी हुए थे वो गुरु गोविंद सिंह हुए थे। तो उनमें जो पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक। तो ये इनके जन्म का प्रतीक है जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। तो सिख धर्म में जो है आपको मैं बताऊं तो 10 सिख गुरु हैं जिनको आप याद करने के लिए एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ उस ट्रिक में आप नारा से याद रख सकते हैं। नारा जो शब्द है इसमें सब के आपको पहले अक्षर याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एन से नारा, ये नारा जो है, और इसके बाद ट्रिपल एच। आप नारा के बाद ट्रिपल एच याद रखिए, नारा, ट्रिपल एच और टीजी। इसको अगर आप याद कर पाएंगे तो आपको सभी सिख गुरु याद हो जाएंगे। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कैसे। नारा में नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अंगद देव, हर राय, हर गोविंद, हर किशन, तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो पहले जो है वो नारा मतलब एन से जो हुए नानक। तो यहाँ पे 10 गुरु में पहले जो सिख गुरु हुए गुरु नानक देव हुए और जिनके जन्म का प्रतीक है और सिख धर्म की नींव रखी है। इनका जन्म जो है पाकिस्तान के तलवंडी वर्तमान में शेखपुरा जिले में हुआ था और ये स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो पूरे विश्व भर में गुरु नानक जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर कि किस भारतीय क्रिकेटर ने 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए हैं। एक बड़े गौरव की बात है कि हमारे किस भारतीय क्रिकेटर ने 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। केएल राहुल, सुरेश रैना, रोहित शर्मा या विराट कोहली। जैसा कि आपको पता ही है हमारे रन मशीन जो है वो विराट कोहली हैं और इन्होंने ही जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 22,000 रन पूरे किए हैं और ऐसा करने वाले वो इतिहास में 8वें बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने इस लैंडमार्क तक पहुंचने के लिए 418 मैच लिए हैं और 462 पारियां खेली हैं। ये सभी मैचों में मिलाकर है, मतलब वो T20 खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, टेस्ट खेलते हैं, उनका मिलाकर लेखा जोखा है। और अगर इस सूची में बात करें तो सबसे ऊंचे स्थान पर हैं सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 34,000 से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं। दूसरे स्थान पर हैं कुमार संगकारा जिनके 28,000 से ज़्यादा रन हैं और 8वें स्थान पर हमारे विराट कोहली पहुंच चुके हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर कि कौन सा राज्य जल्दी ही तीर्थयात्रियों को तिरुमाला पहाड़ियों तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करेगा। तो पर्यावरण को देखते हुए ये इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत कौन सा राज्य करने जा रहा है तिरुमाला पहाड़ियों में। तो वो तीर्थ यात्रा है तो आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो आपको पता होगा तिरुमाला पहाड़ी जो है आपका भगवान वेंकटेश्वर से जुड़ी हुई है तो आंध्र प्रदेश में है। और इसके बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जल्द ही तीर्थयात्रियों को तिरुमाला पहाड़ी तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करेगा और भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर उसी स्थान पर स्थित है। तो वहां पर प्रदूषण कम हो, जो डीजल बसें जाती थी उनसे वातावरण में काफ़ी प्रदूषण होता था, कार्बन का इमिशन होता था। तो उस चीज़ को कम करने के लिए वहाँ के सड़क परिवहन ने इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है क्योंकि काफ़ी सारे तीर्थयात्री आते हैं और उन तीर्थयात्रियों के आने से काफ़ी जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो उस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है जिससे पर्यावरण की भी रक्षा होगी, उस तीर्थ की भी रक्षा होगी, वहाँ की जलवायु भी पवित्र और शुद्ध रहेगी जिससे आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। जो फिलिस्तीनी पैलेस्टीन है, इजराइल और पैलेस्टीन अलग हुए थे तो फिलिस्तीनी लोगों का एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशंस का जो संघ है उसका अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर, 29 नवंबर, 28 नवंबर या 30 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है 29 नवंबर। इसके बारे में बताऊं तो फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है और 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन पर संकल्प को अपनाया था और 2 दिसंबर 1947
1977 को यह दर्ज किया गया कि सभा ने इस दिन के रूप में 29 नवंबर को वार्षिक परीक्षण के लिए कहा। तो अब उसके साथ ही वहाँ पे एकजुटता दिवस मनाया जाता है फिलिस्तीनियों में। ये 29 नवंबर काफ़ी जो है प्रसिद्ध दिन है। बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। ये है कोविड-19 की वैक्सीन से जुड़ा हुआ प्रश्न, काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। ये प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने मिलेगा कि कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन प्राधिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवेदन करेगा। आपातकालीन इमरजेंसी प्राधिकरण जो होता है वो अथॉरिटी होती है। तो अभी कोविड-19 वैक्सीन इमरजेंसी जो अथॉरिटी है उनमें से कौन जो है इसके लिए आवेदन कर रहा है। सन फार्मा, ये भी एक जो है दवाइयां बनाने वाली कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सिप्ला या टोरेंट फार्मा। तो इसमें आपको बताना है कि कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन प्राधिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवेदन करेगा। सन फार्मा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सिप्ला या टोरेंट फार्मा। तो इसका सही उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये पुणे में स्थित है और अड्यार पुणे वाला की ये जो है इंस्टीट्यूट है जो कि कोविड वैक्सीन के लिए काम कर रहा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन प्राधिकरण के लिए आवेदन करेगा। और सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया है, वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है और इन्होंने जो है एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। कल भी एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, उसमें भी एस्ट्राजेनेका का नाम आया था, तो ये याद रखेंगे। काफ़ी जो है ज़रूरी चीज़ें हैं जो वर्तमान में हमारी वैक्सीन से जुड़ी हुई हैं और इसके पीछे आपको जो है एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर ये जो है आप इसको स्टार मार्क करके देख लीजिए, ये प्रश्न आपको देखने मिल जाएगा एग्जाम में। बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर कि किरण माहेश्वरी का नवंबर 2020 में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। अभिनय से, राजनीति से, खेल से या पत्रकारिता से। किरण माहेश्वरी का नवंबर हाल ही में जो है, आज से 1 दिसंबर शुरू हो गया है, लेकिन हमें नवंबर का ये बताना है कि किरण माहेश्वरी का नवंबर 2020 में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है। अभिनय से, एक्टिंग से, राजनीति से या पॉलिटिक्स से, खेल स्पोर्ट्स से या पत्रकारिता जर्नलिज्म से। तो ये आपको बताना है। तो किरण माहेश्वरी जो हैं इनका निधन हो गया और ये राजनीति से जुड़ी हुई हैं। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के राजसमंद से विधायक रही हैं और नवंबर 2020 में इनका निधन हो गया। वो कोरोना वायरस पॉजिटिव थी, तो कोरोना जो महामारी है उसके चपेट में आने के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई है। वे राजसमंद से 3 बार विधायक रही हैं। इसके अलावा उदयपुर से जो है सांसद भी रही हैं। तो ये जो है भाजपा की एक वरिष्ठ नेता है जिनका कोरोना पॉजिटिव होने के कारण निधन हो गया। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर और काफ़ी बड़ा प्रश्न है और ज़रूरी प्रश्न है कि 1 से 16 दिसंबर 2020 से क्षय रोग जो टीबी होता है और कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अभियान शुरू करेगा। लेप्रोसी और टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके लिए एक जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए एक अभियान शुरू कर रहा है कोई नगर निगम। उसमें आपको बताना है कि 1 से 16 दिसंबर के बीच में जो क्षय रोग है या कुष्ठ रोग है उसको रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अभियान शुरू करेगा। कोलकाता नगर निगम, पुणे नगर निगम, मुंबई महानगर पालिका या हैदराबाद नगर निगम। तो ये आपको बताना है। 1 से 16 दिसंबर तक ये पूरा जो है एक अभियान चालू रहेगा जिसमें ऐसे रोगियों को जो है खोजा जाएगा और उनको जो है इलाज के लिए प्रेरित किया जाएगा, उनको सही तरीके से सेवाएं दी जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन जो है नगर निगम इस प्रयास को, भरसक प्रयास को आगे बढ़ाने वाला है। तो इसका सही उत्तर है मुंबई नगर पालिका, जो बृहन्मयी मुंबई महानगर पालिका कहलाती है, बीएमसी, उसके द्वारा ये शुरू किया जा रहा है। इसके बारे में बात करें तो ये जन स्वास्थ्य विभाग की सर्वेक्षण टीमें नागरिकों की जांच के लिए घर घर जाएंगी और 1 से 16 दिसंबर तक ये जो है हर घर में जाकर जो भी लोग जो हैं लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा घरों में जाएंगे, 5 लाख से अधिक घरों में जो है क्षय रोग और कुष्ठ रोग के लिए जो परीक्षण किया जाएगा और वहाँ के लोगों को जो है लाभ प्रदान किया जाएगा कि जो ये टीबी और कुष्ठ रोग से लड़ रहे हैं उनको एक तरह से सरकार भी मदद कर रही है और ये एक बहुत अच्छा कदम है कि ऐसे लोगों के बारे में सरकार सोच रही है। तो ये जन स्वास्थ्य विभाग की सर्वेक्षण टीमें नागरिकों की जांच के लिए घर घर जाएंगी, ये एक याद रखें। और इस अभियान के तहत महानगर के अपेक्षाकृत क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक घरों में क्षय रोग और कुष्ठ रोग के लिए परीक्षण किया जाएगा और इससे काफ़ी रोगियों को जो है फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी जो है सोच है और विचार है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा भी नहीं लगा है तो भी आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आप
आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। ये इनिशिएटिव मैंने अभी अभी शुरू किया है और इसको सफल बनाने में आप ही लोग मेरा साथ देंगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर ज़रूर करिए। किसी भी तरह के कोई भी आपके इसमें सजेशंस हैं, उस चीज़ को बिल्कुल ठीक किया जाएगा, तो आप वो भी सजेशंस दे सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये रोज़ वीडियोज़ आएंगे, इनको जो है आप डेली जो है सुबह देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।